Textile printing is the process of applying color to the fabric in definite pattern or design. In Rajasthan, the best form of art printing can be seen in Sangnar, Jaipur. ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, बैनर बैनर बन्नड़ कन्नड़ होगा कोई जगह, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़ में है जो कि, और एक्सेट्रा ऑल ऑल्सो आर द अदर सेंटर्स ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी कपड़े पे, किसी भी फैब्रिक पर हमें उसकी कलर करना है। ठीक है, उसके प्रिंट उसका कलर करना है, या उसमें कोई नकाशी करनी है, या कोई ऐसा कोई आर्ट उसमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें उसमें उसको कलरिंग करनी पड़ती है, और वो डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन में हो सकती है। ठीक है, और इन राजस्थान में ये ज्यादा होती है आर्ट प्रिंटिंग का काम। ठीक है, और इसमें ये सभी जगहों पे होती है, ये जो जगहें दी हुई हैं। और भी कई सेंटर्स हैं प्रिंटिंग के, मगर जो मेन सेंटर्स हैं वो ये सभी जगह हैं। Painting in these places is done by wooden blocks. The blocks are usually made up of wood, and design is hand carved so that it stand out in relief against the background surface. The print paste is applied to the design surface on the block, and the block then pressed against the fabric, and the process is repeated with different designs and colors until the pattern is completed. For coloring and printing, bale and cotton cloths like muslin cloth and silk cloth are used. अब देखो क्या होता है, ये इसका प्रोसेस कैसे करना है, क्या प्रोसेस है इसका प्रिंटिंग करने का। एक लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स, लकड़ी के मतलब एक हमारे पास मान लो बोर्ड जैसा होता है। ठीक है, उसमें हाथ से उसमें डिजाइन, जो मतलब हथौड़ी से करके उसमें पूरा डिजाइन उस लकड़ी के ब्लॉक पर बनाया जाता है। ठीक है, फिर वो बनाने के बाद उस पर जो कलर का पेस्ट लगाया जाता है, जिस भी कलर की आपको प्रिंटिंग करनी है, और वो लगाने के बाद उसको जस्ट कपड़े पर, फैब्रिक पर प्रेस करना है आपको। और वो तब तक करते रहो जब तक वो पूरे जो भी फैब्रिक है आपका पूरी तरह से वो प्रिंटिंग ना हो जाए। उसको उतना प्रोसेस को इस रिपीट करते रहना है जब तक वो आपका फैब्रिक की प्रिंटिंग कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और इसमें कौन से क्लोथ्स यूज होते हैं, तो बेल और कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स के कुछ एग्जांपल दिए, मुस्लिन क्लोथ एंड सिल्क क्लोथ। ये दो कपड़े यूज होते हैं प्रिंटिंग के लिए। An instrument called bhant is used for printing, and the process is actually very similar on the way that its first printed books was created. This may sound simple, but keeps in the mind that each blocks can only be covered in a simple color or ink or dye, and only the block containing the part, the overall design, utilizing that color. अब इसमें क्या है देखो, ये इंस्ट्रूमेंट जो हमने जो ऊपर प्रोसेस पढ़ा है उसका जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, भांट। और इस भांट को कैसे कैसे इसकी प्रिंटिंग करी जाती है, जैसे उसी तरीके से प्रिंटिंग करते हैं जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम जब बुक्स डेवलप हुई थी तब ये जो मेथड यूज करते थे वही मेथड इसमें यूज किया जाता है। और सुनने में बहुत इजी लगता है ये, मगर है इतना इजी नहीं है। हर एक ब्लॉक क्या होता है, एक सिंगल कलर से कवर करके उसको रखते हैं। ठीक है, और या फिर कोई इंक या डाई जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, और सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर वो डिजाइन और वो कलर यूटिलाइज होगा। ठीक है, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर, मतलब उस ब्लॉक के अंदर कई सारे जैसे एक फैब्रिक पे आपको प्रिंटिंग करी तो उसमें कई सारे डिजाइन होते हैं, तो हर डिजाइन का अलग ब्लॉक होगा और उस ब्लॉक पे सिर्फ सिंगल कलर का प्रिंट होएगा। ठीक है, तो ये सुनने में बहुत इजी लगता है मगर इतना इजी नहीं है। Specialties of cotton fabrics. Some of the special features of cotton fabrics are: it is cool. Cotton is easier to wash and care for than other fabrics. Cotton is soft, absorbent, and breathable. Cotton fabrics are appealing. Cotton does not catch fire easily. It does not cause allergic reactions. अब देखो इसमें इसके कुछ benefits हैं या आप कह लो specialties, advantages, कुछ भी कह सकते हो कॉटन फैब्रिक की। वो क्या है, पहली बात तो वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो गर्मी जिन जगहों पे ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा ह्यूमिड वेदर होता है
हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है वहां पर कॉटन क्लोथ्स लोग पहनते हैं, ठीक है। और कॉटन क्लोथ्स का इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ये बहुत इजी है, वॉशेबल है, बहुत इजी तरीके से उसको वॉश किया जा सकता है, ठीक है। और इन कंपैरेटिव विद अदर फैब्रिक्स, उस दूसरे फैब्रिक्स के कंपैरेटिव ये ज़्यादा इजी है वॉश करने में, और सॉफ्ट भी होता है, और ये एब्जॉर्बेंट मतलब कोई भी जो स्वेट वगैरह होता है, स्वेट वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इससे और ये ब्रीदेबल भी होता है कि आपको जैसे फेस पर भी कवर करना है तो आप उसमें सांस ले सकते हो, है ना। तो ये ब्रीदेबल भी है, और कॉटन फैब्रिक्स आर अपीलिंग, और ये अपीलिंग भी होता है क्योंकि कॉटन फैब्रिक जो भी होगा तो उसमें बहुत मल्टी कलर्ड वैसे क्लॉथ होंगे, ठीक है, बहुत अपीलिंग क्लॉथ लगेंगे, मतलब दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे इन कंपेरेटिव विद अदर टाइप ऑफ फैब्रिक्स, मतलब दूसरे फैब्रिक्स के कंपेरेटिव, ठीक है। और जो कॉटन ये फायर नहीं इजी तरीके से, मतलब फायर नहीं स्केच कर सकता है, ठीक कर पाता है इजीली, ठीक है। ऐसा नहीं कि फायर फायर इस पे लगेगी नहीं, पर इजीली कैच नहीं करेगा, इट डज नॉट, और एलर्जी वगैरह भी नहीं होती है इसको पहनने। व्हाट इज वीविंग, व्हाट आर अदर नेम्स फॉर हैंडल, hand spindle and spinning wheel, what are some uses of jute fiber and what is the scientific name of loops। ये सभी क्वेश्चंस पर इसमें गिवन है आपके चैप्टर में, उसका फाइंड आउट करना और do it yourself। Now come to 3.4 animal fibers। As discussed earlier, silk and wool are obtained from silkworm and sheep respectively. Such fibers which are obtained from animals are called animal fibers। Thus animal fibers are also natural fiber। In this section we will study about wool and silk। अब देखो animal fiber क्या होता है, जो भी फाइबर हम हमें एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी आ रहा है एनिमल से आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके इसके दो एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं एनिमल फाइबर के, वो कौन से हैं, वूल और सिल्क। अब जो वूल और सिल्क है, सिल्क आता है सिल्क फॉर्म से और वूल आता है शीप्स वगैरह से, ठीक है। तो अब हम इस इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वूल, वूल कम्स फ्रॉम फ्लीस, हेयर of sheep, goat, yak, etc. Skin of sheep has two types of fibers: the coarse beard hair and fine soft under the hair close to skin। Hair and hair, and the coarse beard hair and fine soft under hair close to the skin। The fine hair provides the fibers for making wool, and sheep with soft hair are bred to give birth to sheep having only the soft under the hair, this is also called selective breeding, the process of breeding among the parents with desirable character to get in their offerings is termed as selective breeding। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि वुल का जो बेसिक सोर्स है वो शिप है, जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, शिप और गोट ये सब। मगर जो ठंडी जगह है वहां पर शिप और गोट सरवाइव नहीं कर सकती, तो वहां पर याक्स होते हैं, तो याक से भी वुल निकलता है, ठीक है। और इसमें जो इसकी स्किन भी दो तरीके की होती है, ठीक है। शीप की जो स्किन होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होते हैं उसके बेयर्ड हेयर, बेयर्ड हेयर मतलब जो दाढ़ी वाले, जैसे दाढ़ी जैसे बाल होते हैं, और और एक जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं जो कि स्किन से, उसके जो स्किन होती है बॉडी की उसकी, उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड द फाइन हेयर प्रोवाइड्स अ फाइबर फॉर मेकिंग, और जो फाइन हेयर है ना, इससे ही वूल बनता है, ठीक है। वो को बेयर्ड हेयर वाले का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। शीप विद सॉफ्ट हेयर आर ब्रीड टू गिव बर्थ टू शीप हैविंग ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अब दूसरी चीज इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है कि ये जो सॉफ्ट हेयर है ना, जो हम फाइबर के लिए यूज करते हैं, ये ब्रीडिंग के लिए भी काम आते हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं शीप के, उनको उनके बर्थ में काम यूजफुल है, और वो सॉफ्ट हेयर होते हैं तो इसलिए उसको वो बॉडी को कवर रखता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। और हम उसी हेयर्स को हम निकाल के फाइबर की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब वो बेबी को जन्म देने, बर्थ देने का वाले टाइम पे ये हेयर्स नहीं निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हेयर्स निकाल लिए जाते हैं।
और द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग अमंग द पेरेंट्स विच इज विद डिजायरेबल कैरेक्टर टू गेट इन देयर ऑफस्प्रिंग। और वही जो भी ब्रीडिंग होगी जो पेरेंट्स के बीच में, जो भी उन दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे वही डिजायरेबल कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे, मतलब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। ठीक है, शीप में भी उसी तरीके से होता है, तो इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग, और ये क्या करते हैं, जो इसकी खेती करते हैं ना, ये जो वूल निकालने का काम करते हैं, तो इसको इसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जो अच्छे अच्छे भेड़ होते हैं जिनके हेयर्स बहुत होते हैं, तो वो उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे कि जो आगे की नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसकी जो वूल वगैरह होगी वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है फिर। ठीक है, जो नेक्स्ट ब्रीड होगी, तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। तो जब हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं तो हम उन पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं। For obtaining wool and sheep are reared, their hair is cut and processed into wool। और यही बाल जो होते हैं इनको काटा जाता है, काट के इनको निकाला जाता है उनसे, और उसको काट कर उसको प्रोसेस करा जाता है इससे। ठीक है, और shearing is the removal of fleece from the body of sheep along with the layer of the skin, and the hair are removed generally during hot weather so that they may survive without their protective coating। Woolen fibers are processed to obtain yarn। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो इनके जो हेयर्स होते हैं उनकी स्किन के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, निकाले जाते हैं, तो ये इनकी, इसलिए इनको क्या करा जाता है कि जब गर्मी के टाइम पे ही इनकी ये निकाला जाता है वूल। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर जब विंटर्स में अगर उनको निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाएगा, तो वो एक एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज होता है विंटर्स में उनके लिए। ठीक है, बेसिकली वो उनके कपड़ों की तरह है, तो इसलिए समर्स के टाइम पे ही वो निकाल लिया जाता है जिससे कि वो हॉट वेदर में सरवाइव कर पाए। और स्कोरिंग का मीनिंग क्या होगा, स्कोरिंग का मीनिंग होता है द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थॉरोली वॉश्ड in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring। स्कोरिंग का मीनिंग क्या होता है, स्कोरिंग का मीनिंग ये होता है कि जो भी हम स्किन उसकी निकाल रहे हैं बालों के साथ, उसको क्या है कि अच्छे से धोया जाता है टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में धोया जाता है, और उसमें से जो ग्रीस, मतलब जो ऑयल वगैरह कुछ जो उसकी बॉडी में आ जाता है वो निकाला जाता है, डस्ट निकाली जाती है और डर्ट निकाला जाता है। ये सब चीजें निकालने के बाद इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब इसमें क्या होता है, सॉर्टिंग का एक स्कोरिंग के बाद ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या करा जाता है कि ये फैक्ट्री में भेजा जाता है इन स्किन को, हेयरी स्किन को, और उसमें से क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स को सेपरेट करा जाता है। ठीक है, कि कुछ ज्यादा गर्म कपड़े बनाने के लिए काम आता है, कुछ कम गर्म कपड़े के लिए, तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है डिफरेंट टेक्सचर के अकॉर्डिंग। जिस जिस तरह के उनका टेक्सचर होगा, जिस जिस तरह का उनका सरफेस होगा, उसके हिसाब से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अब ड्राइंग क्या होता है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर एंड fibers are scored again and dried। This is wool ready to be thrown into a fiber। अब क्या होता है ड्राइंग, इसके सॉर्टिंग के बाद एक ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसमें कि ये जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे फूले फूले फाइबर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट से, उनको बर्ड्स कहते हैं, और इनको क्या करा जाता है, हेयर से निकाला जाता है। ठीक है, हेयर से सेपरेट करा जाता है, और इसके बाद दोबारा इनको धोया जाता है। ठीक है, धोने के बाद फिर सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसको इसमें फाइबर निकालने के लिए ये रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कलरिंग करी जाती है। फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। अब क्या होता है कि शीप और गोट का कलर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ तो व्हाइट होंगी, कुछ ब्लैक होंगी, और कुछ ब्राउन भी होंगी। तो उनका क्या है, उनके कलर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करा जाता है, वेरियस कलर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर दिया जाता है। नेचुरल कलर्स है ना, वो उनके रखे जाते हैं, मतलब उसमें ये है कि ऊपर ऊपर से डाइंग तो बात की बात है, पहले जो उसके नेचुरल कलर्स है उसके हिसाब से उसको सॉर्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आपको जैसे व्हाइट है, व्हाइट से जो भी कलर्स बन सकते हैं, व्हाइट के ऊपर जो भी कलर आ सकते हैं उससे
वो कलर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लैक और ब्राउन से वाइट नहीं बन सकता, इसलिए तो उनको इसलिए सेपरेट कलर के अकॉर्डिंग करा जाता है। फिर उसके बाद उसकी डाइंग होती है, कलर डाइंग होती है, जिसको डिफरेंट कलर्स में उसको डाई कर दिया जाता है। रोलिंग इनटू yarn, the fibers are straightened and combed and rolled into yarn, and the longer fiber are made into wool for sweaters, and shorter fiber are spun and woven into a woolen clothes। अब क्या होता है कि इसमें इसको यार्न में रोल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स हैं जो हमने निकाले हैं उनको सेपरेट, उनको लंबाई में करा जाता है, स्ट्रेट करा जाता है, उसको कॉम्ब किया जाता है, ठीक है। मतलब वो उलझे ना, इसलिए उसको कॉम्ब करा जाता है। और उसके बाद क्या करा है, उसको रोल कर दिया जाता है, उसके रोल्स बना लिए जाते हैं। रोल्स बनाकर आपके जो घर में स्वेटर्स वगैरह में उसको यूज कर लेते हैं, और जो भी चीज़ है आपको वुलन क्लॉथ में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। निटिंग में, निटिंग प्रोसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। silk is obtained from silkworm. It is also an animal fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture। अब इस प्रोसेस जो silkworm से silk निकालने के प्रोसेस को कहते हैं sericulture। और इस ये एक एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर है। तो इसकी क्या, अब इसकी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, अब इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। फीमेल सिल्क मोथ लेज एग ऑन मलबरी और प्लम लीव्स फ्रॉम विच हैच larvae which are called caterpillars or silkworms। Caterpillars grow in size and weave a net to hold itself and enter the next stage of its life history called pupa। Silkworm swings its head from side to side and secretes the fiber made of a protein, and the fiber hardens on exposure to air and becomes silkworm silk fiber। Soon the silkworm completely covers itself by silk fibers and the covering is called cocoon। अब क्या होता है कि इसमें जो सिल्क, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती हैं, कौन से, मलबरी और प्लम लीव्स के ऊपर देती हैं, और इनको फ्रॉम विच हैच लार्व, और उससे एक एक क्या बोलते हैं, एक निकलता है, एक एनिमल निकलता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म। और कैटरपिलर जब अब ग्रो करता है साइज में, तो वो एक नेट टाइप जैसे बनाता है, जैसे जैसे स्पाइडर वगैरह बनाते हैं उस तरीके से नेट सा बनाता है, जो कि, मगर स्पाइडर तो क्या करते हैं, वो तो एक घर के तौर पे बनाते हैं, मगर ये जो ये बनाते हैं ये नेट, ये अपने आप को होल्ड करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो जब नेक्स्ट स्टेज पर अपनी लाइफ की जब नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, तो जिसे कहते हैं कि प्यूपा। ये नेट बनाने के बाद फिर वो प्यूपा बन जाते हैं। और सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, वो अपने हेड को साइड टू साइड स्विंग करते हैं, मतलब घुमाते हैं, और एक फाइबर निकलता है उससे, प्रोटीन, जिसमें कि जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये हार्ड, जब ये हार्ड हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, तो ये सिल्क फाइबर बन जाता है। और फिर ये बाद में क्या होता है, ये सिल्क वॉर्म कंप्लीटली उससे कवर हो जाता है, ठीक है, सिल्क फाइबर से। इसके कहते हैं हम कोकून। तो जो वो कवरिंग हो गई उसके बाहर एयर के एक्सपोजर में आने के बाद, जब वो हार्ड हो गई और वो पूरी तरीके से कवर्ड हो गई उसकी बॉडी, तो वो सिल्क फाइबर बन जाएगी, और इसे हम कोकून कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread। Different type of silk is obtained from cocoons spun by different type of moths, and the most common type of silk moth is mulberry silk, और मलबरी सिल्क मोथ है, या फिर बॉम्बिक्स मोरी, टसार, मोगा का कोसा एक्सेट्रा आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। अब क्या होता है, सिल्क निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको, उस मोथ को निकाल लिया जाता है, उसके बॉडी के जो कवरिंग है उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद उससे सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं, ठीक है, उन कोकून से थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और थ्रेड बनाने के बाद उसको डिफरेंट टाइप, उसको फिर यूज कर लिया जाता है फैब्रिक बनाने में। और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिल्क के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि कोकून से निकलते हैं, और इसको जो कि डिफरेंट मोथ से, मतलब डिफरेंट ब्रीड से निकल के आते हैं। और इसमें सिल्क मोथ और जो मलबरी सिल्क मोथ, इसमें ये मोस्ट कॉमन जो है सिल्क का, वो है मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं सिल्क की वैरायटी के।
अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क की ये एग्जांपल दिए हैं। और सम फैक्ट्स फ्रॉम, ये सम फैक्ट्स अपना पढ़ लेना इसको, ठीक है। सिल्क वॉज हार्वेस्टेड बाय चाइनीज, ये चाइनीज ने शुरू किया था इसको बनाना, और ये 2700 BC के अराउंड शुरू हुआ था। और वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड एवर वुलन क्लॉथ वॉज फाउंड इन डेनमार्क, और ये जो सबसे पुराना जो वुलन क्लॉथ था वो डेनमार्क में बना था, और जो कि अराउंड 1500 BC के अराउंड बना था। ओल्डेस्ट वुलन कारपेट वॉज डिस्कवर्ड इन चिली साइबेरिया, साइबेरिया में सबसे पहले सबसे पुराना कारपेट बना था, जो कि 500 BC के अराउंड बना था। कॉटन रिमेन्स द किंग ऑफ द नेचुरल फाइबर, सेलिंग मोर देन द एनी अदर फाइबर वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइबर कौन सा है? कॉटन। फ्लैक्स इज द मोस्ट, फ्लैक्स क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है अभी तक का, और सबसे, और फाइबर किससे? बनाना प्लांट से भी निकलता है फाइबर, ठीक है। नाउ फ्रॉम कोकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads, and this can be presented as a pile of cocoon used for obtaining silk fibers, and the cocoon are kept under the sun and boiled or exposed to the steam, and the silk fibers separate out. This process is taking out the threads from the cocoon for use as a simple as silk is called reeling of the silk। अब इसमें क्या है कि इसको सिल्क को निकालने के लिए क्या करते हैं? मोथ्स जो होते हैं, जो मोथ जो वो कोकून का जो कोकून के अंदर जो है वो एनिमल होता है, उससे वो निकाल लिया जाता है कोकून्स, और उसके बाद उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये जो एक, इसको कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पाइल ऑफ कोकून से सिल्क फाइबर निकला है, ठीक है। कोकून के जो बाहर की कवरिंग है उससे सिल्क फाइबर निकला, और कोकून आर केप्ट अंडर द से, और इसके बाद क्या करो? इसको सन के नीचे रखो, और या फिर इसको बॉईल कर लो, और सिल्क फाइबर बाद में देखोगे कि सिल्क फाइबर उससे निकल जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज, और इस प्रोसेस को कहते हैं कि जिससे कि थ्रेड्स निकाले जाते हैं कोकून्स में, जिसे कि रीलिंग ऑफ द सिल्क भी कहा जाता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड व्हिच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और उसके बाद ये सिल्क फाइबर सिल्क के क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रेड्स के थ्रू। और फीमेल सिल्क जो होते हैं ये करीबन 100 ऑफ एग्स एक टाइम में दे देती है, मतलब 100 से कई सौ एग एक टाइम में देती है, ठीक है। और the eggs are laid on the leaves, and the eggs are warmed under the suitable temperature for the larvae and small caterpillar to hatch from the eggs, and these caterpillars eat well and grow in size. After 25 to 30 days larvae stop eating and start spinning cocoon। अभी इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी? पहले तो ये एग्स दिए, एग्स उसके बाद वो लीव्स पर रहते हैं, और लीव्स में रहने के बाद इसको सूटेबल टेम्परेचर की में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये लार्व में कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये कैटरपिलर में कन्वर्ट होने के बाद ये काफी सारा खाना खाते हैं, ठीक है। और ये इसका साइज बढ़ता है, फिर उसके बाद 25 से 30 दिन बाद ये खाना खाना छोड़ देते हैं, और फिर कोकून निकालते हैं, ठीक है। कोकून बनाते हैं, स्पिन करते हैं, और उसके बाद फिर ये कोकून के अंदर कोकून डेवलप होना शुरू हो जाता है, और फिर इनके आउटर कवरिंग पर कवर हो जाता है, ठीक है। ये सभी पूरा ही चार्ट है, इसको पढ़ लेना। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर इसको खुद करने की कोशिश करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो कल, ठीक है। और बाकी ये समरी ऑफ चैप्टर पढ़ लेना, अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे सभी, इसको रीड आउट कर लेना एक बार। ये पूरे चैप्टर के बीच में से है, और ये चार्ट है पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।